हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा यूपीएससी क्लासेस। आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट का जो नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इसमें दो लोग थे। एक थे मॉन्टेग्यू साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरे थे चेम्सफोर्ड साहब जिन्हें हम जो वाइसरॉय थे। इस एक्ट में कुछ संवैधानिक परिवर्तनों को पेश किया गया, जिसकी इनैक्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1921 में प्रभाव में आया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को गवर्नमेंट में करना था। इस एक्ट के कुछ फीचर्स थे। पहला फीचर ये है कि जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड कर दिया गया था। और दूसरा फीचर ये है कि जो मैटर्स नेशनल इम्पोर्टेंस के थे या फिर जो एक प्रोविंस से ज़्यादा रिलेटेड थे, उन्हें सेंट्रल लेवल पर गवर्न किए जाना था, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, पॉलिटिकल रिलेशंस, कम्युनिकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ और वायर सर्विसेज जैसे कि टेलीग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बहुत सारी पावर्स दी गई थी, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत ही पावरफुल हो गया था। एग्जीक्यूटिव पर यह असर पड़ा कि जो गवर्नर जनरल था उस टाइम का पीएम हो गया था, और उसकी काउंसिल से उनको चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे दी गई थी। वाइसरॉय के सिक्योरिटी काउंसिल में 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 मेंबर्स इंडियन थे। इस एक्ट में बाई काउंसिल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि एक लोअर हाउस था जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, और एक अपर हाउस था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया। अब जब 2 हाउसेस बना दिए गए थे, लोअर और अपर, तो उनकी कंपोजिशन को हम देख लेते हैं कि क्या क्या थी। जो लोअर हाउस था उसमें 145 मेंबर थे, जो कि गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंसेस के थ्रू। इन मेंबर्स का टेन्योर जो था वो 3 साल का था। अब जो 145 मेंबर थे उनमें से 41 नॉमिनेटेड थे, 104 इलेक्टेड थे, 52 जनरल थे, 30 मुस्लिम थे, 30 स्पेशल और अदर्स या फिर यूरोपियन थे, और 2 मेंबर्स सिख थे। अपर हाउस में 60 मेंबर्स थे, जिनका कार्यकाल 5 साल तक का था। उन 60 मेंबर्स में से 26 नॉमिनेटेड थे, 34 इलेक्टेड थे। अब उन 34 इलेक्टेड मेंबर्स में से 20 जनरल थे, 10 मुस्लिम, 1 सिख और 5 यूरोपियन थे। अपर हाउस में सिर्फ मेल मेंबर्स थे। फीमेल रिप्रेजेंटेशन की कोई डिमांड नहीं थी, इसलिए महिलाओं को कोई सीट भी रिजर्व नहीं की गई थी। जो लेजिस्लेचर था वो हमेशा वाइसरॉय के द्वारा ही एड्रेस किया जाना था। वाइसरॉय कभी भी मीटिंग के लिए, एडजर्नमेंट के लिए या फिर लेजिस्लेचर को रिपील करने के लिए ऑर्डर दे सकता था। लेजिस्लेचर का कार्यकाल जो 3 साल का था वो वाइसरॉय के द्वारा कभी भी बढ़ाया जा सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने ही डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ 2 पार्टीज एट सिमिलर लेवल। डायरकी को 8 प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट किया गया था पहली बार। ये 8 प्रोविंसेस थे: आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। 1919 के एक्ट ने राइट टू वुमेन प्रोवाइड किया, तो यह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम्स में। अगला एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया, जिसमें प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया दोनों थे। इसी एक्ट के थ्रू 3 लिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो थे फेडरल लिस्ट, जिन्हें हम सेंट्रल लिस्ट के नाम से जानते थे। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, जिन्हें हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानते थे। और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट, जो कंकरेंट लिस्ट के ही नाम से जाना जाता है। जो रेसिड्यूरी पावर थी वो वाइसरॉय को दे दी गई थी। और फाइनली इस एक्ट ने डायरकी को एबॉलिश किया था। डायरकी को हटाना मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लाना था। बाई कैमरलिज्म को 6 प्रोविंसेस में लाया गया था। यह प्रोविंसेस थे मुंबई, बंगाल, आसाम, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस। इस एक्ट के द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम स्टेट पीसीएस के नाम से जानते हैं, जॉइंट सर्विसेज कमीशन, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको लाया गया था। और यहाँ पे नोट करने के लिए 2 पॉइंट्स लिखिएगा। पहला है कि 1 अक्टूबर 1937 को पहला फेडरल कोड बनाया गया था, और इसके चीफ जस्टिस थे मॉरिस गेवर। दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे कि जो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर है आज की डेट में आर्टिकल 125 में, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था।